हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया पाठ सीखने वाले हैं। दो लघु कथाएं। लघु यानी क्या? छोटी कथा, स्टोरीज यानी छोटी छोटी दो कथाएं हैं इसमें। पहली कथा है कंगाल और दूसरी कथा है सही उत्तर। और ये क्या है? पूरक पठन। लेखक है नरेंद्र छाबड़ा। परिचय देखते हैं हम। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कथा स्टोरी लिखने वाले फेमस लेखक है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। यानी इनकी जो लघु कथाएं ये न्यूज़पेपर के पन्नों पर, तुमको पता है ना, और मासिक जो महीने में निकलने छपने वाली किताबें उसे कहते हैं मासिक, उसमें भी छपती रहती है। उनकी प्रमुख कृति है मेरी चुनिंदा लघु कथाएं। गद्य संबंधी देखते हैं हम। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। यहाँ यानी कहाँ? आप जो सीखने वाले हैं वहाँ। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। सही है ना? हम लोग जब बड़ी दुकानों में जाते हैं, मॉल वगैरह, होटल में, तो वहाँ भाव करते हैं क्या? नहीं भैया, इतने में नहीं, इतने में दो, नहीं करते। तो हम लोग जितने उनके मोल है, जितनी कीमत है, उतने पैसे देकर चले आते। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों, रेहड़ी वालों जो हथगाड़ी लगाते हैं, वो फेरी वाले, हॉकर्स वगैरह जब आते हैं, उनसे हम सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। ये तो आज हमारे देश में खुलेआम हो ही रहा है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। यानी हमें सत्य पर कायम रहना चाहिए। देखते हैं हम। पहली कथा है कंगाल। कंगाल का मतलब क्या है विद्यार्थी मित्रों? गरीब, है ना, फटे हाल जिसको हम बोलते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। क्या हुआ? इस साल गर्मी पड़ रही थी। भीषण यानी बहुत ज़्यादा। दिन तो अंगारे से तप रहे थे। क्या हो रहा था? दिन में इतनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था मानो अंगारे तप रहे हो। अंगारा पता है आपको किससे कहा गया है? लकड़ी का टुकड़ा जलाए या लकड़ी जलाने के बाद में जो अंगार मिलती है, उस तरह से दिन में गर्मी गिर रही थी। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। देखो, दिन में तो इतनी गर्मी थी ही, लेकिन रातों में लू चलना यानी गर्म हवा है ना। लू का मतलब क्या है? यहाँ पे गर्म हवा। यानी दिन में तो इतनी गर्मी थी ही, लेकिन रात में भी बहुत लू चल रही थी। और उमस यानी वो गर्मी जो रहती है, उसका लेखक ने यहाँ पे उमस वर्ड बताया है। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। यानी लेखक ने क्या सोचे कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। लीजे यानी पसीना आने के बाद में जो हमारे बॉडी की कंडीशन होती है, उसका लेखक ने इधर वर्णन किया है लीजा। और घुटन भरे, अभी गर्मी में देखो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, फैन की हवा भी कितनी आएगी वो भी गर्म आती है। तो ऐसे घुटन भरे मौसम से लेखक ने छुटकारा पाने के लिए क्या सोचे कि पहाड़ों पर बिताए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। अभी देखो, उन्होंने सोचे, लेकिन सोच के रह नहीं गए। वो अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक में वो लोग कहाँ गए? पर्वत की यात्रा पर। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ जाने के बाद की प्रतिक्रिया दे रहे लेगा कि हम लोग पहाड़ों में जब गए तो 2-3 दिन के बाद में उनको राहत मिली। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े। यानी वहाँ का वर्णन बता रहे हैं कि कैसे थे वहाँ का सौंदर्य। हरे भरे पहाड़ थे, यानी पहाड़ों पर घास उगी होगी ना, हरी भरी, तो इसके लिए वो हरे भरे थे। गर्व से सीना ताने खड़े। दीर्घता सिद्ध करते हुए, दीर्घता यानी बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने। यानी शोर किस बात का था वहाँ पे? जो झरने ऊपर से गिरते हैं नीचे की ओर में, तो वो पानी का जो आवाज़ होता है, तो ऐसा लग रहा था मानो ये अपनी सिद्धता कि हम भी यहाँ पर है।
मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। और मन क्यों बदलाव हुआ उनका? क्योंकि यहाँ पे गर्मी से वो लोग बहुत परेशान थे ना, और वहाँ पे जाने के बाद इतना अच्छा जब वो उनको प्राकृतिक सौंदर्य प्राप्त हुआ तो उसके वजह से वो बहुत खुश हो गए। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। अभी एक बात बता रहे वो कहाँ की, कि वो जब झील के किनारे टहल रहे थे, घूम रहे थे वो लोग, एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टे लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? देखो भुट्टे वाला आप लोग भी खाते होगे, जो मक्का आता है ना, तो उसके जो भुट्टे होते हैं उसको नमक मिर्ची लगाकर नींबू लगाकर खाया जाता है ना। तो वो भुट्टे वाला लेखक के पास आया और क्या बोला, साहब भुट्टे लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। आपके भी मुंह में पानी ज़रूर आया होगा, क्योंकि ये सभी को पसंद है। सहज ही पूछ लिया। देखो लेखक भाव कहाँ कर रहे हैं, वो भुट्टे वाले के पास। कितने का है? 5 रुपए का। देखो भुट्टे की कीमत कितनी बता रहा है, 5 रुपए। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। देखो भाव कर रहे हैं लेखक। जैसे हम मार्केट में जाने के बाद सब्जी वाले से पूछते, भाई भाव क्या दिए? अगर वो बोलेगा 20 रुपए, तो नहीं बाबा 15 में दे दो, है ना। तो इस तरह से लेखक भी उनसे भाव कर रहे हैं। उसने 5 रुपए बोलने के बाद में लेखक कह रहे 3 रुपए। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। देखो यही कीमत अगर तुम मॉल में जाते और वो अगर 50 रुपये कहता तो तुम उसको इनकार नहीं करते, 50 रुपये उसे थमा देते और चले आते। लेकिन ये गरीब है ना, और ये बेचारा खुद वहाँ बेचने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे हम मोल भाव कर रहे हैं और इतने पर भी उससे लिए नहीं है। 5 से कम नहीं मिलेगा बोलने के बाद में उन्होंने क्या कहे, तो रहने दो। लेखक ने उनसे लिए नहीं और वह आगे चले गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते रहते हैं। देखो लेखक को बहुत अच्छा सोच आया और हमें भी सोचना चाहिए। देखो हम तो बहुत झिकझिक करते, कपड़े लेने के लिए भी जो दरवाजे पर आते हैं, भैया इतने में नहीं इतने में दो, लेकिन हम वही अगर बड़े दुकानों में, शॉप में, मॉल में जाते हैं तो हम लोग भाव नहीं करते, क्योंकि वहाँ लिखा होता है भाव नहीं किया जाएगा। तो हम लोग जितनी कीमत है देकर लौट आते हैं। अब लेखक को यही ख्याल आया है। देखो क्या कह रहे हैं कि अभी लेखक पहाड़ों में, देखो पर्वतों में इधर घूमने के लिए जब आए हैं तो थोड़े पैसे लगे होंगे क्या, बहुत सारे पैसे खर्चा कर कर वो घूमने के लिए आए, शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं। देखो होटल का किराया तो बहुत ही ज़्यादा, हमारे सोच से भी ज़्यादा रहता है। अभी हम लोग होटल का किराया भी देते हैं, जो बड़ी दुकानों के बिना पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब 2 रुपए के लिए झिझक। देखो वो गरीब है, उसने 5 रुपए का बोलने के बाद में लेखक क्या कह रहे हैं, 3 में दे दो, और उससे कितनी झिकझिक करते हैं, कितने कंगाल हैं हम। यानी वो जो भुट्टे बेचने वाला है उससे तो गरीब हम ही हैं। हमने इतने हजारों रुपए किराया दिया है, होटलों में रुके हैं तो उसका उससे ज़्यादा किराया दिए, और ये भुट्टे वाले से खाली 2 रुपए के लिए हम लोग झिकझिक कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या है, कंगाल हैं। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। देखो लेखक को जैसे ही ऐसा ख्याल आया तो लेखक फिर उल्टे पाव यानी वापस दौड़े वो भुट्टे वाले के पास और 20 रुपए के 4 भुट्टे लिए बिना झिझक के, क्योंकि वो 5 रुपए में कह रहा था। तो 5 के हिसाब से उन्होंने 4 भुट्टे लिए और वो खरीदने के बाद में फिर लेखक को सुकून मिला कि मैंने जो उसने दाम बोला था वो दाम में खरीद लिए। इसलिए देखो दूसरी कहानी है सही उत्तर। अब तक वो कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। वो किसके बारे में कह रहे हैं ये पता नहीं है। लेखक क्या कह रहे हैं कि अब तक आवेदन करना, नौकरी के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो उस तरह से वो फॉर्म भर चुका है, बहुत सारे साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी।
अभी प्रमाण पत्र कौन कौन से हो गए, वो जो स्कूल पढ़ा होगा, कोई कोर्स किया होगा, ये सब की उसने फाइल बना रखी थी, है ना। हर जगह भ्रष्टाचार, करप्शन, है ना। और ये तो जाहिर सी बात है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, स्कूल हो, एडमिशन हो या जॉब के लिए हो, वहाँ पे सब जगह भ्रष्टाचार है। रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। देखो, योग्यता है, उसने डिग्रियां ली होगी, सब सर्टिफिकेट है उसके पास, प्रमाण पत्र है, लेकिन जहाँ पैसे काम करता है वहाँ पर ये डिग्रियां काम नहीं आती। तो लेखक यही बताना चाहते हैं हमें कि योग्यता है उसके पास, वो कर सकता है, कैपेबल है वो, उसके बावजूद चयन हो नहीं पाता, उसका जॉब में नंबर नहीं लगता है। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। क्यों निराश हो चुका है? हर जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। अब क्या कर सकता है? वो किसी से बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, इसलिए वो क्या कर सकता है? कोस सकता है सिर्फ। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, यानी उसको आज फिर कोई ऑफिस में उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रमाण पत्र है, उसे देना है और उसे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है, साक्षात्कार के लिए। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। देखो वो कैसा है, पढ़ा लिखा है, डिग्री ले चुका है, सब कुछ है, लेकिन वो कैसा है? देश प्रेम, यानी सच्चा नागरिक है देश का, उससे देश से प्यार है, नैतिकता का पालन करता है, शिष्टाचार भी है, ईमानदारी भी है, सारे गुण उसके ऊपर है, उसके पास में है, लेकिन ये सारे विचार होने के बावजूद, लेकिन उसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई है। तो क्यों? जमाना आजकल भ्रष्टाचारी का है और ऐसे सीधे साधे ईमानदार लोगों की तो दाल ही नहीं गलती है, इसलिए उसे क्या मिली है? असफलता ही उसे मिली है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? अब वो जो उसका इंटरव्यू लेने के लिए जो लोग बैठे हुए थे, देखो साक्षात्कार, वो इंटरव्यू लेने के लिए उपस्थित प्रतिनिधि यानी वहाँ जो बैठे हुए थे, एक अधिकारी ने उनसे पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, यानी आपका क्या जवाब है उसके बारे में। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। अब ये घून बताया आपको, छोटी सी इंसेक्ट है, ये कीड़ा है एक, और ये जब चावल, गेहूं या कोई अनाज में लग जाता है तो उसे पूरा अंदर से खा लेता है और भुस्सा बना डालता है। तो वो एक ऐसा कीड़ा है, ये क्या है? इंसेक्ट की तरह है भ्रष्टाचार। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। हमारे देश को क्या किया है? चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। अब भ्रष्टाचार करने वाले कौन है? अधिकारी है, बड़े बड़े पदों पर जो है वो ही है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। क्या है? कलंक है, बहुत बुरी बात है। लेखक क्या कर रहे हैं? एक दाग है, काला धब्बा है। कलंक यानी एक दाग है, एक काला धब्बा है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। अब वो मुस्कुराए क्यों हो गए? मुस्कान क्यों आई है उनके चेहरे पे? क्योंकि ये जो छात्र है या जो भी है, जो भी पर्सन है जो नौकरी के लिए गया है, उसने ये जो बात बताई है कि ये भ्रष्टाचार एक हमारे देश में लगा हुआ कीड़ा है, तो सबके चेहरे पे थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान आ गई और उत्सुकता, कि उनको पता चला कि ये सच बात कह रहा है। इसलिए उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि हाँ, इसका जो जवाब है वो सही है। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? देखो, सारे सवाल उससे ही रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं? कि रिश्वत, आपको पता है रिश्वत
जो काम जहाँ पे किसी का काम अगर 100 में बनता है तो सामने वाला अगर उसको 500 दे दे कि भाई मुझे वहाँ पे नौकरी लगा दो, और वो अगर उसे पैसे देता है तो उसकी जगह पे वो लग जाएगा। ये सब रिश्वतखोरी चलती ही रहती है। यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। देखो बहुत कितना अच्छा जवाब दिया है उसने कि ये भ्रष्टाचार की क्या है, बहन है। भ्रष्टाचार बड़ा है और ये जो रिश्वत है ये क्या है, उसकी बहन है। यानी दोनों थोड़े बहुत एक जैसे है। इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों का, कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। देखो यहाँ पे लेखक को बताना है कि हम जब उपहार देते हैं अपने मित्रों को, अपने परिवारों को, परिचितों को, यानी हमारे जाने अनजानों को जो हम लोग उपहार देते हैं, तो इसे देकर हमें क्या होता है, खुशी मिलती है। सिर्फ खुशी मिलती है, केवल आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इनके कारण सफलता हासिल की जाती है। यहाँ पे जो दिया जाता है उपहार, उसके वजह से कुछ नहीं, क्या मिलता है, सिर्फ खुशी मिलती है। लेकिन जब हम लोग रिश्वत देते हैं तो हमारे रुके हुए कार्य, जो काम बरसों से नहीं हो रहा होगा, तुम थोड़े पैसे दे दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। दबी हुई फाइलें, जो बरसों से फाइल दबी हुई है, जो कभी फाइनल होती ही नहीं थी, जिसका कभी फाइनल होता ही नहीं था, तुम थोड़े पैसे दे दो, टेबल के ऊपर से दो या नीचे से, तो वो तुम्हारा काम फटाफट बन जाएगा। पदोन्नति, जहाँ पे तुम्हें अगर दूसरे जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ से तुम्हें निकाल के दूसरे जगह अगर भेज रहे हैं और तुम्हें वहीं रहना है, तो तुम उनको क्या करोगे, कुछ पैसे दे दोगे, है ना। उसको क्या कहते हैं, रिश्वत। और फिर उसके कारण वो क्या होगा, तुम वहाँ से तुम्हारी पदोन्नति हो जाएगी। या तो पदोन्नति यानी प्रमोशन, तुम्हारी प्रमोशन नहीं हो रही है, टल रही है, हर बार आगे आगे बढ़ती है, लेकिन जब तुम थोड़े पैसे दे दोगे तो तुम्हारी पदोन्नति हो जाएगी। रोकी गई नौकरी, नौकरी क्यों नहीं लग रही है, तो भाई तुमने पैसे कुछ दिए नहीं है और तुम थोड़े ज़्यादा पैसे दे दो तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। यानी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। और क्या है, ये कलंक है एक तरीके का, रिश्वत नहीं लेना चाहिए। समर्थन यानी अनुमोदन, उसको हमें समर्थन नहीं देना चाहिए, उसके विरोध में, उसके अपोजिट में हमें खड़े रहना चाहिए। कहकर वो तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। ये सब कहने के बाद में वो रुकेगा नहीं। उसे पता है कि मैंने जो सच बात कही है, ये बात कहने पर कोई मुझे जॉब नहीं देने वाला है, इसलिए वो फ़ौरन वहाँ से उठकर बाहर आ गया। उसे पता ही था कि चयन नहीं होगा, यानी यहाँ भी मुझे जॉब नहीं लगेगा, नौकरी नहीं लगेगी। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक से सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। अब वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्हें उसका जो जवाब था वो बिल्कुल सही लगा है ना। और सही लगने के बाद में उन्होंने उसे अंदर बुलाया। अधिकारियों ने विचार विमर्श करना, उन्होंने आपस में डिस्कस करके उन्होंने विचार विमर्श किया है उस पर। युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया, यानी उसे जॉब पर रख लिया, उसे नौकरी दे दी गई। देखो सही उत्तर, हमारे कहानी का नाम क्या है, सही उत्तर, तो उसका उत्तर बिल्कुल सही था, यानी आंसर उसने एकदम राइट दिया है। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। वो क्या सोचता था हर वक्त कि सत्य का कुछ काम ही नहीं रहा है समाज में, लेकिन आज जब उसे जॉब लगा है तो सत्य के आधार पर ही लगा है। इसलिए वो क्या कह रहा है कि आज मुझे पता चला कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, यानी हमें काम नहीं मिलेगा या हम लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन परास्त नहीं, यानी हारा हुआ, उसकी हार
नहीं, परास्त यानी हार जाना, उसकी हार नहीं होती। सत्य की कभी भी हार नहीं होती। देर लगेगी, समय लगेगा, लेकिन वो उसे जो कह रहा है कि सत्य की हार, वो उसकी हार कभी भी नहीं होगी। सत्य की हमेशा से जीत ही रही है और जीत ही होती रहेगी। और ये कहानी कहाँ से ली गई है? मेरी चुनिंदा लघु कथाएं से। देखो, दो लघु कथा है, एक है कंगाल और एक है सही उत्तर। अब ये दोनों लघु कथाएं हम सीख चुके हैं। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे।